नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल कोवैक्स अलायंस के बारे में है। क्या है ये कोवैक्स अलायंस और क्या कंटेक्स्ट है? देखो, अभी बहुत सारी कंपनीज कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर काम कर रही हैं और जल्द ही वैक्सीन बन जाएगी। बट वैक्सीन बनने के बावजूद वर्ल्ड में देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल और इकोनॉमिक डेप्रिविएशन से सफ़र करते हैं। मतलब हो सकता है वैक्सीन बनने के बावजूद बहुत से लोग वैक्सीन को अफोर्ड ना कर पाएँ, उनके पास पैसे ना हो, या फिर कुछ लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ तक वैक्सीन पहुँच ही ना पाए। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कि वैक्सीन बनने के बाद वर्ल्ड में सभी लोग वैक्सीन को इक्विटेबल रूप से एक्सेस कर सकें, एक अलायंस बना है। इस अलायंस का नाम है कोवैक्स अलायंस। ये अलायंस लीड किया जा रहा है मेनली 3 संस्थाओं के द्वारा मिलके। सबसे पहले है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, उसके बाद दूसरा कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, और सबसे लास्ट में WHO। ये तीनों लीड कर रही हैं इस अलायंस को। काम क्या है, मतलब मकसद क्या है इस अलायंस का? मकसद यही है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन की इक्विटेबल एक्सेस को इंश्योर करना। मतलब ये इंश्योर करना कि सभी लोग एक्सेस कर सकें कोविड-19 की वैक्सीन को। और ना सिर्फ देखो वैक्सीन को, बल्कि कोविड-19 के दूसरे जो टूल्स हैं, दूसरे टूल्स कौन से हैं आप बताइए? मास्क हो सकता है, PP किट्स हो सकती हैं, या फिर डायग्नोस्टिक किट हो सकती हैं। ये सब कोविड-19 के टूल्स हैं, इनकी भी इक्विटेबल एक्सेस को इंश्योर करना। ACT एक्सेलेरेटर का क्या मतलब है? ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है जिसको लीड किया जा रहा है WHO के द्वारा। इस कोलैबोरेशन का मकसद ये है, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी लोग ना सिर्फ वैक्सीन्स बल्कि कोविड-19 के दूसरे टूल्स, फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक किट्स, थेरापेटिक्स का मतलब होता है चिकित्सीय, इन सब को सभी लोग एक्सेस कर सकें। और GAVI ये क्या है? ये ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। काफ़ी सारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आई इस अलायंस में, इस गोल के साथ कि वर्ल्ड के जो गरीब से गरीब देश हैं वहाँ पे बच्चे नई वैक्सीन्स को एक्सेस कर सकें, और जो अंडर यूज्ड वैक्सीन्स हैं, मतलब ऐसी वैक्सीन्स जो मार्केट में तो हैं लेकिन गरीब देशों के बच्चे बीमार होने के बावजूद उन वैक्सीन्स को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो वो उन वैक्सीन्स को इस्तेमाल कर पाएँ। इसके बाद CEPI मतलब कोलिशन फॉर एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। ये देखो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब का। इसको लॉन्च किया गया था डेवोस में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, 2017 में। मकसद क्या है? मकसद देखो ये है, जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए वैक्सीन क्रिएट करना। इसके साथ साथ आउटब्रेक के दौरान सभी लोग इन वैक्सीन्स को इक्विटेबल एक्सेस कर सकें, ये इंश्योर करना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क के बारे में है। छोटा नाम है OCEN। ये क्या है? ये देखो क्रेडिट कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिंपल भाषा में बात करते हैं। देखो, आपको पता है हमारे देश में बहुत बार स्टार्टअप्स की, MSMEs की ये शिकायत होती है, बैंकों के काफ़ी बार धक्के खाने के बाद हमें लोन नहीं मिलता। यही शिकायत स्ट्रीट वेंडर्स की होती है। तो ये जो नेटवर्क होगा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा लैंडर्स के बीच और बोरोअर्स के बीच। लैंडर कौन होते हैं? बैंक्स या फिर NBFC, ये उधार देते हैं ना। और उधार लेता कौन है? स्टार्टअप वाले, MSME वाले, स्ट्रीट वेंडर्स। दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो सकेगी इस प्लेटफॉर्म पर। और ये सब लोग जो बोरोअर्स हैं, ये देखो डिजिटल लोन हासिल कर सकेंगे। आने वाले समय में डिजिटल लोन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा लैंडर्स के द्वारा। इसके बाद
प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल प्लेयर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास पैसा होता है ये इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग भी इस नेटवर्क का पार्ट बन सकेंगे बैंकों के साथ साथ और एनबीएफसीज के साथ साथ। किसके द्वारा ये नेटवर्क डेवलप किया जाएगा? एक थिंक टैंक है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल यानी आई स्पिरिट, इसके द्वारा ये नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसमें काफ़ी सारे की लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ये सब लोग अकाउंट एग्रीगेटर्स एपीआईज का इस्तेमाल करेंगे ताकि एप्लीकेशंस के जवाब में क्रेडिट ऑफर किया जा सके। एपीआई का क्या मतलब होता है? एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, आपने कोई वेबसाइट ओपन की तो अंदर जाने के लिए लॉगिन रिक्वायर्ड है, तो नीचे ऑप्शन लिखा आता है लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल। ये एक एग्जांपल है एपीआई का। एपीआई का मतलब होता है कंप्यूटिंग इंटरफेस जो इंटरेक्शन करवाता है मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरीज के बीच। तो ये नेटवर्क ट्रांजैक्शन करवाएगा, इंटरेक्शन करवाएगा अलग अलग सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरीज के बीच। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, एसबीआई में लोन के लिए किसी ने अप्लाई किया तो वो रिक्वेस्ट जो है वो दूसरे बैंकों के पास भी पहुंच जाएगी इस नेटवर्क की सहायता से। सेबी के चेयरमैन पहले थे यूके सिन्हा, इन्होंने भी रेकमेंड किया था 2019 में इसी प्रकार का नेटवर्क बनाया जाए, इससे बोरोवर्स को काफ़ी फायदा होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इनसेट एग्जाम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने पहला इंडियन सेकुलरिस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 कंडक्ट किया स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। ये क्या है इनसेट एग्जाम? देखो, इसको अनाउंस किया गया था 2020-21 के बजट में। मकसद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का ये है कि हमारी सिलेक्टेड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स को सेकुलरशिप दी जा सके। समझ गए? जो फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया की सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सेकुलरशिप दी जाएगी। इस एग्ज़ाम में जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं उनको, ये क्राइटेरिया है फॉरेन स्टूडेंट्स को सेकुलरशिप लेने का। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? EDCIL इंडिया लिमिटेड। ये PSU है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत। स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसकी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है EDCIL इंडिया लिमिटेड। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018 में। किस मकसद के साथ? मकसद देखो ये था, ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी को एनकरेज किया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके कि भैया आप इंडिया में आओ स्टडी करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पर अच्छे कोर्सेज हैं इंडिया की टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसा हमने डिस्कस किया EDCIL इंडिया लिमिटेड, ये PSU है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 153 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, बिहार में इलेक्शंस शेड्यूल्ड हैं अक्टूबर में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल रही हैं कि महामारी की सिचुएशन में इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल है। हम बात करें सेक्शन 153 की, देखो वैसे इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, इनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के पहले 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाना जरूरी है। मान लीजिए आज 25 जुलाई को किसी विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इससे 6 महीने पहले के अंदर अंदर यानी 25 जनवरी से लेकर 25 जुलाई के बीच में इलेक्शन कंडक्ट करवाना जरूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 153 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की डेट है उसे पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन ये देखो तभी संभव है, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने डेट नोटिफाई कर दी है, मतलब शेड्यूल नोटिफाई कर दिया है कि इस डेट को इलेक्शन कंडक्ट होंगे, और लेकिन इलेक्शन कमीशन को लगता है कि अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तब इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा इलेक्शन आगे पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन
ये 5 साल का टर्म है, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जो मैंडेट है, इसे ब्रीच नहीं कर सकता। अगर इसे ब्रीच करना है ना, तो फिर इसके लिए अलग प्रोविजन है आर्टिकल 324 के तहत। अगर वो क्या है, अगर देखो किसी स्टेट में 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इलेक्शन कमीशन नहीं इलेक्शन कंडक्ट करवा पाता है, तो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है सरकार को, सर जी हम नहीं समय पर इलेक्शन करवा पाने में सक्षम हैं। तो इसके बाद सरकार एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं उस स्टेट में क्या किया जाए। 5 साल का तो कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसके बाद क्या किया जाए, या तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, या फिर जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें ही कहा जाए कि अभी आप कंटिन्यू कीजिए थोड़े और समय के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, 23 जुलाई को बर्थ एनिवर्सरी होती है चंद्रशेखर आज़ाद की। ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे। देखो 1924 में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब? 1924 में। कहाँ पर? ईस्ट बंगाल में। किनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? सचिंद्रनाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। और शुरुआत में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी अंसुलियन समिति की एक ब्रांच के तौर पर, मतलब इससे टूट के बनी थी। मेंबर्स कौन कौन से थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी। जब देखो राम प्रसाद बिस्मिल की डेथ हो गई, तो उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज किया गया और चीफ रीऑर्गेनाइजर थे चंद्रशेखर आज़ाद। रीऑर्गेनाइज होकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बनी थी? 1928 में, फिरोज शाह कोटला में। लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी आपने देखी होगी, उसमें दिखाया गया है जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, की मेंबर्स थे चंद्रशेखर आज़ाद, ये चीफ रीऑर्गेनाइजर थे। इसके अलावा अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी। काकोरी कंस्पारेसी केस में नाम सामने आया था चंद्रशेखर आज़ाद का। इसमें क्या हुआ था, एक ट्रेन लूटी गई थी काकोरी में, जो लखनऊ के पास है। काकोरी ट्रेन इसलिए लूटी गई थी ताकि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड किया जा सके। ये कब की घटना है? 1925 की। इसे अंजाम दिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। सबसे पहले है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का प्रोग्राम है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, काकोरी कंस्पारेसी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या इन सब से एसोसिएटेड थे? बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क यानी OCEN, बताइए सही है या गलत स्टेटमेंट है? गलत है, क्योंकि इसे RBI के द्वारा नहीं डेवलप किया गया है, इसे एक थिंक टैंक के द्वारा डेवलप किया गया है जिसका नाम है iSpirit, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल। नेक्स्ट, एक बात बताइए, क्या इलेक्शन शेड्यूल जब जारी कर दिया जाता है तो क्या इलेक्शन कमीशन बाद में उस शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकती? चेंज कर सकती है। मेन देखो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। तो एक बार शेड्यूल नोटिफाई हो भी जाए तो उसे चेंज किया जा सकता है, बशर्ते 5 साल के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, टर्म समाप्त होने से पहले। अगर इससे ज़्यादा लेट होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन को बताना होता है सरकार को कि सर जी हम नहीं करवा सकते। तो सरकार फिर डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है क्या किया जाए उस स्टेट में। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।